जय हिंद प्यारे साथियों, चलिए हम देखते हैं जो एनडीए का रिसेंट एग्जाम हुआ उसके पेपर का सॉल्यूशन। देखिए हिस्ट्री पॉलिटी और जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है पहले हम उसको देख लेते हैं। आइए क्या कहते हैं क्वेश्चंस। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे और कुछ आसान भी थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस का क्वांटिटी इस बार ज्यादा था। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कहता है सुनिएगा जरा। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन जब आप इसको प्यार से पढ़ेंगे, मैंने हमेशा कहा है जब कोई चीज समझ नहीं आए तो क्या करेंगे, प्यार से करेंगे, ठीक है ना। और यदि आप इसको प्यार से पढ़ेंगे, एक बार समझ नहीं आएगा, दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा। क्या कह रहा है, ब्रिटिश ट्रेड सरप्लस विद इंडिया इन द 19th सेंचुरी meant that the values of British exports to India was much higher than the values of imports from India। बिल्कुल सही कहा इसने कि ब्रिटिशर्स से भारत आने वाला जो सामान होता था वो ज्यादा महंगा होता था भारत से ब्रिटिशर्स जो सामान जाता था उससे। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडिया का काफी योगदान रहा है, इंडिया से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती थी ब्रिटेन में, तो इंडिया का इकोनॉमी को बढ़ाने में काफी सारा योगदान है। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया। ब्रिटिशर्स भारत में आपका अफीम की खेती करते थे, ओपियम की खेती करते थे। बिल्कुल सही। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जब आप पढ़ते हैं तो देखते हैं ना कि मोनोपोली को खत्म कर दिया था, लेकिन चाय और चाइना के साथ में, और खास करके जो ओपियम ट्रेड था उसको इंडिया से चाइना और चाइना से ब्रिटेन ले जाने का काम होता था। तो चाइना एंड देयरफॉर फॉर अ व्हाइल आफ्टर द 1820 1813 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था, ओपियम बिकेम द इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही बात। 1813 के बाद में तो 1820 में तो यही हो गया था, ओपियम अफीम और चाय बचा था। ये भी सही है, ये भी सही है, 1 2 3 तो सही है। अब बात करते हैं 4 की। द 19th सेंचुरी सो एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया रॉ मटेरियल डिक्लाइन। रॉ मटेरियल का डिक्लाइन हुआ था एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंक्रीज। कि एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ था, नहीं हुआ था मेरे साथियों। ये वाला गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच करना है। अब इसमें किसको क्या कहा गया है सुनिएगा जरा, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है। यूनिट्स जो होती थी और जो कंटेंट होता था किसको किसमें मापा जाता था उसकी बात कर रहा है। जैसे हम बात करें रक्तिका, रत्ती भर भी नहीं है, क्या है, रत्ती भर तो तेरा वजन होना चाहिए, तो रक्तिका बी में तो 1 चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी में 1। देखो बी में 1 देखो, ना तो ये हो सकता ना तो ये हो सकता। अगला देखो, मुहूर्ता। मुहूर्ता किसे होते थे, मुहूर्त इस चीज का अब हो चुका है मुहूर्त। किस चीज का मुहूर्त हो गया है, पंडित जी लेट ना करो, मुहूर्त हो गया है, तो मुहूर्त मतलब टाइम। तो ए में 2 करो, ए में 2 करो, ए में 2 हो गया, बी में 1 हो गया, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर बड़ा ही आपका जो है अच्छा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट कॉइन इन इंडियन हिस्ट्री बियरिंग, ये तो इंडो ग्रीक्स हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने मुझे पता है ओडाई दिया होगा। सोशल थ्योरीज इन द 19th सेंचुरीज आपका एम्फेसाइज टू एमर्ज द इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, इसी को तो मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, तो मॉडर्निटी को दर्शाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्या, लॉन्च, अच्छा इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा, अगर 4 इवेंट के नाम दे रखे हैं आप पहले ही समझ सकते हो। लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 आप सभी को पता है। नेक्स्ट बात करें तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस आप सभी को पता है, नवंबर 1919 में देखने को मिली थी। नेक्स्ट रोलेक्ट एक्ट जो था वो मार्च में देखने को मिला था, मार्च 1919, और इसी के बाद रोलेक्ट एक्ट की वजह से तो जलियांवाला बाग हुआ था, तो ये तो 13 अप्रैल, याद आ रहा है आप सभी को, 13 अप्रैल 1919। तो पहले क्या आएगा, 3421 3421 3421, ये रहा ऑप्शन नंबर जो है बॉय हो गया 55वें क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए जरा, ओहो फिर से मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका जो है 56। सुनिएगा, ये कह रहा है कि सिस्टम कैटेगरी जो होती थी और डिस्क्रिप्शन कौन किसको बयां करता है, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए पट्टादार कौन होते थे, पट्टादार तो किसान हुआ करते थे, तो पीजेंट्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, पट्टेदार तो आपने आज भी सुने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हम बात करें इनाम लैंड्स, इनाम क्या होता था, इनाम किसकी को देते हैं, तो गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट ऑफ लैंड, इनाम लैंड का मतलब है इनाम में दी गई भूमि, गिफ्ट में दी गई। तो डी में 3 देखो, बी में 1 देखो, तो बी में 1 डी में 3, बी में 1 बी में 1 डी में 3 डी में, तो बी में 1 है तो ये खत्म हो गया, और डी में 3 है तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छे क्वेश्चन हैं, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, विजय नगर एंड किंग कृष्णदेव राय के बारे में बात कर रहा है। क्या है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन ही मार्च अगेंस्ट द रूलर ऑफ ओडिशा, सही है। इन 1520 ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ द रायचूर फ्रॉम इस्माइल आदिल खान, ये भी सही है। कृष्णदेव राय रिस्टोर्ड द सुल्तान मोहम्मद शाह टू पावर एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ द राज, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों क्या हो गए, सही उत्तर हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए
मैं इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस समय पर ना तो आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं हल्का हल्का समय पता चल जाए ये गलत क्यों हुआ और हमको पता चल जाए सही आंसर क्या है। इसी वजह से इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसने पॉलिटी से पूछ लिया, क्या कह रहा है आर्टिकल 371 ए। आप सभी को पता है चाहे सीडीएस हो चाहे एनडीए हो, ये दो आर्टिकल हैं। 370 वाला तो खैर अब ज्यादा नहीं पूछा गया है पिछले कुछ एक दो साल से मैंने देखा है, लेकिन 371 से ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही रहता है हर बार। अब ये क्या कहता है, आपको पता है 370 सबसे पहली बात तो नागालैंड से संबंधित है, तो ये सही बात हो जाएगी। नागालैंड के बाद में दूसरी बात करें तो नागा कस्टम्स एंड लॉज एंड प्रोसीजर, तो स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, तो कस्टम्स लॉज एंड प्रोसीजर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ये भी सही बात हो जाती है। इसके बाद करें कि ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, बिल्कुल सही बात है, आपका जमीन को ट्रांसफर करने से संबंधित ही हो जाते हैं। बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड विद अदर स्टेट, ना 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 ना, बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकते। बाउंड्रीज को चेंज कौन करता है, संसद करती है, वो भी कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 3 के तहत करती है। तो चौथा गलत हो गया, 1 2 3 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देखो, अंडर आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग, क्या कह दिया इसने, सुनो जरा। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसका सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है, जो लोकसभा राज्यसभा के लिए होती है, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए आपका 30 साल। और क्या इंडियन होना चाहिए, पागल नहीं, दिवालिया नहीं, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात होती है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा था लाभ के पद की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, यदि आप किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां पर काम करने के लिए सरकार आपको सैलरी दे रही है तो आप लाभ के पद पर हैं, सरकार आपको हटा सकती है तो आप लाभ के पद पर हैं। आप किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जो काम सरकार को करना चाहिए आप कर रहे हैं तो आप लाभ के पद पर हैं। कौन सी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनी स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों ही हो जाता है इसका आंसर। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या हो गया 79th क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आई होप इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने उड़ा दिया होगा। देखिए क्या कहता है, सुनिएगा जरा। नेक्स्ट इसने पूछा है कि इंडियन फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसी की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। एमरजेंस ऑफ अर्बन सिटीज, जब अर्बन शहर बनने लगे तो निम्न में से कौन सा सही है। ऑल देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल्स ऑफ महाजनपद, जो महाजनपद थे सारे के सारे जो अर्बन शहर थे इनको महाजनपद की कैपिटल से दूर बसाया गया था। अरे भाई साहब ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी नहीं हो सकता, आंसर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के रूट्स पर शहरों को बसाया गया था, ये वाला तो सही है। इसका मतलब नन भी नहीं है, एक तो सही है कम से कम। आपसे पूछा कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो पहला वाला तो गलत है, दूसरा सही है। मैनी वर बस्टिंग एंटर्स ऑफ कमर्शियल कल्चरल एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटी, इनमें से अनेक वाणिज्यिक सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र थे, ये भी सही बात है। इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही। आंसर हो गया, 2 स्टेटमेंट सही है। अच्छा पहले क्वेश्चन पता कैसा देता था, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, लेकिन अब उसने क्या दे दिया है, कितने स्टेटमेंट सही है, बात वही कहना चाह रहा है, 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, क्या पूछा है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा है। तो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो था वो किसके बारे में था, संस्कृत लैंग्वेज। अरे बिल्कुल गलत बात है, बताना जरा अशोक का इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा पूछो, खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट वाज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ कौन से इंडो ग्रीक्स, ये बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस मेंशन ग्रांड यूनिक इवेंट्स रूटीन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डू नॉट फाइंड द मेंशन, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 2 स्टेटमेंट सही हो गए, दूसरा तीसरा। अगला आ जाओ, लिगो की एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आप सभी को पता है, ये तो अच्छा काफी पुराना क्वेश्चन है यार, अप्रैल चल रहा है, ये कम से कम नहीं तो 1 साल पुराना क्वेश्चन है ये तो। कंफर्म्ड वन ऑफ द प्रेडिक्शंस ऑफ, ये तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ से संबंधित हो जाता, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन कम से कम 1 साल पुराना क्वेश्चन है। और रिसेंटली आपको पता है कि इस वाले सेशन में मैंने आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाई थी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे मैंने करवाए थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। इस बार करंट अफेयर्स की तो मेरी क्लास ही नहीं हो पाई थी, खैर वो एक अलग कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ कमेंट्री रिटन बाय द चक्रपणि दत्त, चक्रपणि दत्त की कमेंट्री कौन सी हो जाती है, बताना जरा। तो ये तो शब्द चरित हो जाती है, शब्द चरित नहीं, शब्द चंद्रिका, शब्द चरित बोल रहा हूं, शब्द चंद्रिका, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग, तंबाकू से संबंधित बताओ कौन सा सही है, कौन बताएगा तंबाकू से संबंधित स्टेटमेंट है कौन सा वाला सही है ना। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका। ये देखिए जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वैसे तो आप इसको मैच कर सकते हैं, बट जो ये चल रहा है वो चल रहा है सेट नंबर बॉय। कौन सा सेट चल रहा है, बॉय चल रहा है। तंबाकू प्लांट अराइव्ड फर्स्ट इन इंडिया इन द डेक्कन, बिल्कुल सही बात है। कौन लेकर के आया था, पुर्तगीज लेकर के आए थे, जिन्होंने भारत में सबसे लास्ट तक शासन किया। 1498 में आ गए थे पुर्तगीज बेसिकली, 1498 में, और 1961 तक इन्होंने शासन किया। सबसे पहले आने वाले, सबसे लास्ट तक जाने वाले, तंबाकू प्रेस की शुरुआत भारत में कराने वाले, टमेटो, ये सारी को है ना, यही हो जाते हैं। तंबाकू स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया इन द अर्ली
ईयर्स ऑफ द 7th सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी यदि हम बात करें बड़े पैमाने पर पुर्तगीज ने सिखाया था, आंसर तो दोनों ही सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है 20th सेंचुरी में। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में मार्गरेट कजिन्स, बिल्कुल सही बात है। नेशनल काउंसिल ऑफ द वीमेंस इन इंडिया ऑफ 1925, ये तो लेडी मेहरबारी बरबाई थी। और भारत स्त्री महामंडल, ये सरला देवी थी। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर क्या है, वन ओनली आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो जरा अगला क्या है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ऑफ एमसी राजा वाज स्टेंचली इन फेवर ऑफ द जॉइंट इलेक्टोरेट, बिल्कुल सही बात है। जो एमसी राजा का जो एसोसिएशन था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास का, उसका ये कहना था कि हमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हमें क्या है, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हमें गौर सरकार में रिप्रेजेंटेशन, बेशक से जॉइंट इलेक्टोरेट रहे, सब लोग मिलकर के इलेक्शन जीता है, लेकिन हमारा भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये कहता है भी सही है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीडर्स कॉन्फ्रेंस डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, ये बिल्कुल सही बात है। द कम्युनल अवार्ड में आया था जो 1932 में, इसमें अनटचेबल्स को, बैकवर्ड्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए थे, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो गया, 1 2 3 हो गया आंसर। अगला देखो, सिल्क रूट से संबंधित है, क्या है, सिल्क रूट रेफर टू द ईस्ट बाउंड यूरोपियन सिल्क कार्गोस अलोंग द दीज, ना 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 ना, पहला तो गलत हो गया। दीज रूट सेवरल रूट्स लेडी लैंड बाय द सी जॉइनिंग टुगेदर वास्ट रीजन, एशिया और यूरोप के बीच में ये काम करता था, बिल्कुल सही है। दे आर known to have existence since before the Christian era and the thrived, ये तो बहुत पुराना रूट हुआ करता था। Besides silk, Chinese pottery, textiles and spices from India and Southeast Asia traveled same route। तो यहाँ से ऐसा नहीं है सिर्फ सिल्क का ही व्यापार होता था, यहाँ से बेसिकली जो है चाइनीज पोट्री हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई, स्पाइसेस हो गए भारत से, उनका व्यापार भी इसके थ्रू हुआ करता था। तो 2 3 एंड 4 हो गए ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आ जाओ, अगला प्रश्न कौन सा है, स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये तो देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा साइंस इंटरनेशनल फैसिलिटी टू बिल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड इन इट्स अप्रूवल फॉर इंडिया पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो गए, दोनों ही हो गए, ठीक है ना। इनको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है ये जो है पुराना क्वेश्चन हो गया, सीधा आंसर बढ़ो और आगे चलते हैं। अगला क्या है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, ये किसके साथ में हुई थी, यूएई के साथ में हुई थी। ये तो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन हाल फिलहाल में जो है, कितनी बार मैंने यूएई को जो है करंट अफेयर की क्लास में जिक्र किया है कि फोन पे यूएई में, दुबई में अभी बाढ़ आ गई, फोन पे ने यूपीआई सिस्टम को वहाँ पर लॉन्च किया है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट वहीं पर अभी देखने को मिला है, अबू धाबी में देखने को मिला है, यूएई में। तो बार बार जो है डेली हम करंट में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात करें, कितनी बार मैंने करा दिया फाइनेंस कमीशन का भी क्वेश्चन आप लोगों को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड द 16th फाइनेंस कमीशन एंड द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके मेंबर्स के अपॉइंटमेंट हुआ था रिसेंटली, एक हफ्ते पहले पढ़ाया था मैंने आपको। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड परसेंस टू द आर्टिकल, अरे 280 में आता है, 263 में नहीं आता। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में, 280 में। तो आंसर क्या हो गया, 1 ओनली, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बताओ जरा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 104 हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, भारत की जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की है, सबमिटेड दीज नॉमिनेशन फ्रॉम इंडिया। अच्छा, वेटलैंड सिटीज के लिए देखो होता क्या है, रामसर साइट्स के लिए इंडिया की तरफ से 3-4 शहरों के नाम नॉमिनेट किए गए, उनके बारे में जिक्र कर रहा है। तो कौन कौन से नाम नॉमिनेट किए गए, इंडिया ने 3 शहरों के नाम नॉमिनेट किए थे। समझ, नॉमिनेट करने मात्र से क्वेश्चन पूछ दिया, कौन कौन से थे, इंदौर था, भोपाल था, उदयपुर था। सही उत्तर क्या है, जोधपुर इसमें शामिल नहीं था। जब बनता तब बनता, उसने कुछ अलग ही पूछ लिया। 12 मार्च मनाया जाता है नेशनल यूथ डे के रूप में, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 12 मार्च नहीं मनाया जाता, 12 जनवरी मनाया जाता है। दूसरा क्या है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बॉय आपका एकदम सही उत्तर हो गया। अगले की तरफ यदि हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 106, सागर ध्वनि के बारे में पूछ रहा है कि इट इज अ ओशियनोग्राफिक रिसर्च वेसल, बिल्कुल सही बात है, ये रिसर्च वेसल हो जाता है। दूसरा क्या, रिसेंटली एम्फसाइज फॉर द मैत्री मिशन को लेकर के, इसको जो है ओशियन से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो गया। अगला क्या है, 107वां देखेंगे जरा। ये पूछ रहा है आपसे कि एक कमेटी बनाई गई थी, चेयरमैन ऑफ द, उस कमेटी के चेयरमैन कौन है जिसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, टू एग्जामिन द इशू एंड होल्डिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री टू मेक रिकमेंडेशंस।
देखिए जो अलग अलग साइमल्टेनियस सिलेक्शंस होते हैं, इसके रिगार्डिंग में एक कमेटी बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, श्री रामनाथ कोविंद थे। नेक्स्ट बात करूं तो इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां देखने को मिला? मथुरा में। मथुरा ऑप्शन नहीं, वृंदावन में देखने को मिल जाता है। आंसर हो गया एकदम सही। इन फरवरी 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट इन द रेज्यूमे एफएमआर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार हो जाता है इसका उत्तर। अगला यदि आपसे पूछे वाई भारत मैटर्स, तो वाई भारत मैटर्स किसके द्वारा किताब हो जाती है? एस जयशंकर जी के द्वारा ये किताब हो जाती है। यदि अगला प्रश्न आपको करवाएंगे सर, तो हमारे प्रश्न यहाँ तक खत्म हो गए। अभी आप लोगों को अक्षय सर करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का। एनडीए 1 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, आइए देखते हैं कि फिजिक्स के कैसे सवाल थे और उनको हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो चलिए, मेरे पास सेट बी है और पहला क्वेश्चन देखिए, ये था इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था आपसे सवाल में? देखिए, आपसे सवाल के अंदर पूछा गया था कि आपको इस तरह का एक नेटवर्क दिखाया गया है, इस तरह का, और आपको बताना है कि इस टोटल जो नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। इस तरह के सवाल को करने के लिए आप क्या काम करेंगे, एक यूनिट को छोड़कर बाकी सबका रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर x ओम ले लेंगे। तो और x ही हमारा आंसर भी है। तो देखिए जरा ध्यान से किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये देखिए R, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर एक R रेजिस्टेंस लगा है, ये एक R रेजिस्टेंस लगा है, और ये इस तरीके से कनेक्ट हमने किया है। तो बाकी जितने भी यूनिट्स हम आगे देख रहे हैं उन सब का रेजिस्टेंस भी हम लोग जो है x ओम ले लेते हैं। ये A और B के बीच का जो वैल्यू है वो भी x ही रहेगा, क्योंकि इस नेटवर्क इतना बड़ा है कि आप उसमें कुछ जोड़ें या कुछ माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब हम लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस x बराबर, ये R और x क्या है, पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा x इंटू आर, और नीचे हो जाएगा x प्लस आर, और ये उसके साथ सीरीज में है तो प्लस आर यहाँ पर कर दीजिए। आर की वैल्यू आप देखिए, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4 ओम आपको नजर आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका 4x, और नीचे क्या हो जाएगा आपका x प्लस, और ये 4, और प्लस ये 4 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, x माइनस 4, और ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ x प्लस 4, और यहाँ बचेगा आपका कितना, 4x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ श्रीधराचार्य से इसके फैक्टर करेंगे। तो जैसे आप इसके फैक्टर करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4ac, 4 चौको 16, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हुआ 16 और 4ac, तो ये हो जाएगा आपका 80। ये कितना हो जाएगा, देखिए अंदर 16, ठीक है, 16 और चौके 64, ठीक है। तो और नीचे कितना आएगा, 2a आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 64 और 16 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 और बटे कितना हो जाएगा आपका 2, 16 पंजे होता है 80, तो 4 प्लस माइनस 4 रूट 5 और बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के x इज इक्वल टू वैल्यू आएगा 2 प्लस 2 रूट 5, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम जो है इस आंसर तक पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्यारा सा आंसर आपको मिल गया है। तो क्वेश्चन का आंसर है 2 प्लस 2 रूट 5। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक रेजिस्टेंस दिखाया गया है यहाँ पर, सॉरी एक नेटवर्क दिखाया गया है, और इस नेटवर्क में ये बोला गया है कि V1 की जो वैल्यू है वो 1 वोल्ट है, V2 की जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट है, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है। तो आपको बताना है कि कैपिटल R में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलिए इस नेटवर्क को हम आगे जो है एक बार कॉपी कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है कि V1 की जो वैल्यू है वो 1 वोल्ट है, ठीक, V1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 वोल्ट, ठीक है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 ओम है, ठीक। V2 जो है आपका 5 वोल्ट है, ठीक है, और इसका इंटरनल भी कितना है, 0.1 ओम है, क्योंकि दोनों की दोनों बैटरी जो है पैरेलल में कनेक्ट की गई थी। दोनों की दोनों बैटरी पैरेलल में कनेक्ट की गई, तो R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.1/2, तो ये हो जाएगा 0.05 ओम, आपका ये आंसर आ जाएगा,
ठीक है। अब जरा इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लेंगे, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 और प्लस कितना E2 अपॉन R2 हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, ठीक है, 1 अपॉन 0.1 प्लस और ये है 5 अपॉन 0.1, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 0.1। कुल मिला के आप इसको 60 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हमें निकालना है ई इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा 60 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है 0.05, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है जब आप करेंगे तो 6 इंटू 0.5 हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो ये आपका 3 वोल्ट आपका आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर करंट निकाल लेंगे इसकी, तो करंट आई इज इक्वस टू क्या होगा, करंट आई इज इक्वस टू होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सो ई की वैल्यू कितनी है आपकी 3 वोल्ट है। कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो 1000 ओम क्वेश्चन में दी गई थी, और प्लस स्मॉल आर आपका कितना आया 0.05। अगर आप इसको तुलना करेंगे तो 0.05 बहुत छोटा है, सो 3/1000 लगभग हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 मिली एम्पियर आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 3 मिली एम्पियर। सो उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन के आंसर को समझा होगा, ठीक है। तो ये देखिए आंसर आपका कितना आ रहा है 3 मिली एम्पियर, आपके क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए क्या है, इसमें बोला गया है कि एक मशीन में जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है वो 15 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और साथ ही साथ बताया गया है कि 10 मिनट के लिए करता है, तो इंटू 60 कर लीजिएंगे यहाँ पर, तो ये 600 सेकेंड आपका बन जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस टाइम के दौरान आपको ये बताना है कितना आवेश, सो Q इज इक्वल्स टू IT हो जाएगा, I की वैल्यू 15 हो जाएगी, गुणा गया 600, ठीक है, 15 छिके 90 और डबल जीरो आप यहाँ लगा देंगे, इतना कूलाम आपका आंसर हो जाएगा। सो ये आपका आंसर आ रहा है 9000 कूलाम इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट शेप ऑफ द सॉलिड मेटल रॉड टू फॉर्म द टॉप एंड ऑफ अ लाइटनिंग कंडक्टर। देखिए लाइटनिंग कंडक्टर के ऊपर की जो लाइटनिंग कंडक्टर बोलते किसे हैं, देखिए मान लीजिए आपने देखा होगा जैसे कोई मकान है, उस मकान को हम लोग लाइटनिंग ऑफ क्लाउड से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, लाइटनिंग ऑफ क्लाउड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं। इसकी जो ऊपर की जो टिप होती है वो नोकीली होती है, चोंचदार होती है, तो आंसर देखिए चोंचदार होती है, तो ये आपका आंसर जाएगा नुकीला होता है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए क्या होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज ऑब्लिक आर फंडामेंटल इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी फंडामेंटल है, और न्यूक्लियर फोर्स भी फंडामेंटल है। तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2, 3, तो डी इसका आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या है, ये बहुत प्यारा सवाल है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि जो बाहर बाहर जो आपका एक ये होलो जो है स्फेरिकल शेल है, ये बाहर बाहर है ना, ये होलो स्फेरिकल शेल है, और अंदर क्या है, ये वाला तो आपका शेल है, और अंदर क्या है, अंदर इसके सॉलिड स्फेयर है, अंदर क्या है, सॉलिड स्फेयर है, यानी कि ठोस गोला आपको दिया गया है। तो आपको बताना है कि इस पूरे के पूरे की डेंसिटी कितनी होगी, घनत्व कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो डायग्राम को थोड़ा सा अलग बना के मैं आपको दिखाता हूं। तो एक स्फेरिकल शेल बना देते हैं सबसे पहले, ये लीजिए एक स्फेरिकल शेल तैयार कर देते हैं, ये स्फेरिकल शेल हमने तैयार कर दिया, ये हो गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ठोस गोला है ना, ये ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है आपका ठोस गोला हम बना देते हैं, ये इस तरह से ठोस गोला इसके अंदर, ये। अब ध्यान से समझिए, ये जो रेडियस है आपकी इसकी, ये वाली रेडियस जो है ये कैपिटल आर है, ये वाली रेडियस आपकी r/2 है। ये इतना इतना जो मटेरियल आपको दिया है ये वाला, ठीक है, इस मटेरियल की डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है, ρ/2 दे रखी है, ठीक है, और अंदर वाले की डेंसिटी कितनी है, अंदर वाले की डेंसिटी आपको ρ दिया है। तो आपसे पूछा कि पूरे का डेंसिटी बताओ, एवरेज डेंसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले हम मास निकालेंगे, मास ऑफ स्फेयर, ठीक है, सबसे पहले जो खोखला गोला है उसका मास निकालेंगे, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये हो जाएगा 4/3 πr का क्यूब माइनस 4/3
पाई r/2 हम माइनस करेंगे तो r³/8 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, ρ/2, इसकी डेंसिटी बोली गई है ρ/2। ठीक है, अब हम देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो 4/3 πr³ मैं कॉमन लूँगा, अंदर 1 - 1/8 बन जाएगा और ये ρ/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 πr³ और ये कितना हो जाएगा 7 ρ, और नीचे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसी तरीके से अब मास निकालेंगे किसका, स्फेयर का, मास ऑफ स्फेयर, जो अंदर जो गोला है उसका मास निकालेंगे तो 4/3 पाई और इसका रेडियस r/2 है तो r³/8 और डेंसिटी कितनी है इसकी, रो आ जाएगी। ठीक है, अब आपको टोटल मास भी मिल गया और टोटल डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज डेंसिटी अगर पूछी गई है गोले की, औसत घनत्व तो आपसे पूछा गया है, तो टोटल द्रव्यमान देखिए कितना है आपका 4/3 पाई r³ और अंदर कितना है आपका 7 ρ/16, 7 ρ/16। ठीक है, प्लस करेंगे नीचे वाले के साथ। ठीक है, 4/3 पाई r³ और ये हो जाएगा आपका ρ/8। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, तो टोटल वॉल्यूम तो 4/3 पाई r³ रहेगा, तो 4/3 पाई r³ कट जाएगा तो ये बचेगा 7 ρ/16 और प्लस कितना ρ/8, ये हो जाएगा 7 ρ/16 और प्लस अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 ρ/16। तो 7 और 2 9, 9/16 रो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 9/16 रो। आइए चलिए देखिए जरा 9/16 रो कहाँ पर है, ये देखिए 9/16 रो आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। ये वाला हो गया आपका क्वेश्चन। अगला है, ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। जो हमारी आंखें होती हैं वो कैमरे के जैसी होती हैं और उसमें क्या लगा होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो जब आप चीज़ों को नज़दीक रखते हैं या दूर रखते हैं तो आपका जो आई लेंस होता है तो वो अपनी फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। तो कुल मिला के आंसर आएगा वेरिएबल फोकल लेंथ एंड वेरिएबल अपर्चर साइज, परिवर्ती फोकस दूरी और परिवर्ती, ठीक है, आमाप या फिर अपर्चर साइज। ठीक है, द्वारक कहते हैं वैसे इसको हिंदी में। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिगो एक्सपेरिमेंट कंफर्म। लिगो एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, लिगो एक्सपेरिमेंट जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि आपेक्षिकता के सिद्धांत के लिए था। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि 2 किलो द्रव्यमान का एक ब्लॉक 3 मीटर प्रति जो है सेकंड की आरंभिक चाल से गति करते हुए 3 मीटर की दूरी तय करने के बाद एक खुरदुरी क्षैतिज सतह पर रुक जाता है, घर्षण बल क्या होगा। अच्छा, तो सबसे पहले मंदन निकाल लेते हैं। A = v - u/t लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि डिस्टेंस दिया है। तो चलिए एक थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v² - u² अपॉन 2s। तो फाइनल 0 हो गया। शुरुआत में u कितना था, 3 था आपका, है ना, तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 9 हो गया। 2s करेंगे तो 2s कितना है आपका, s आपका 3 है, तो ये 9/6 हो जाएगा। माइनस साइन हम इग्नोर कर रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर f = ma। ठीक है, ma कर देंगे तो 9/6 हो जाएगा इंटू कितना 2, 2 तियाँ कितना 6, 3 तियाँ 9, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 न्यूटन। आपका क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है। सो 3 न्यूटन देखिए ये रहा, 3 न्यूटन इज द राइट ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन इन अ मेटल। तो मेटल के अंदर जो चालन होता है वो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसको पूरा जो है इसको अलग से बना के दिखाता हूँ। देखिए सवाल में पूछा क्या गया था, सबसे पहले सवाल में बोला गया था कि आपके पास एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, ठीक है, और आपने 2 जगह पर इस पर जो है वेज लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, इस पूरे का जो वेट है यानी कि इसका जो भार है वो यहाँ पर काम करेगा, W = mg। तो 0.24 × 10 कर लेंगे तो यानी कि 2.4 न्यूटन यहाँ काम करेगा। ये N1 आपका ऐसे काम करेगा N1 और ये N2 आपका ऐसे काम करेगा। ठीक है, अब ये जो है एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, ये आपका क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, क्योंकि पूरा का पूरा बैलेंस है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी वो 0.3 मीटर होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये 0.5 पर होगा। यहाँ से यहाँ तक 0.4 है, क्वेश्चन में दिया है, तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं टॉर्क निकालूं तो कितना हो जाएगा,
N1 इंटू 0.3 और इज इक्वल टू N2 इंटू 0.1 हो जाएगा। तो यानी कि N1 बाई N2 मुझे मिल रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि N1 इज इक्वल टू N2 और ये 1/3 आपको मिल जाएगा। ठीक, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2 बराबर कितना आपका W हो जाएगा। ठीक है, तो N1 कितना है, N1 की बात कर लेते हैं। N1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर N2/3। ठीक है, प्लस कितना ये N2/3 N2, और W कितना है आपका, W आपका 2.4 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 और 2 5, 5N2 बाई कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 2.4। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 3 है, 3 ये 4 होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4N2 इज इक्वल टू 2.4 इंटू 3। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसको कितने बार काटेगा, 6 टाइम काट देगा। ठीक है, तो 0.6 इंटू 3, तो 0 पॉइंट कितना, ये आ जाएगा आपका 1.8 आ जाएगा न्यूटन। अगर ये 1.8 है तो इसको यहाँ रख के देखो, तो ये N1 N2 की वैल्यू, तो N1 कितना आ जाएगा 1.8/3, तो 3 6 18, तो 0.6 न्यूटन आपका आंसर आ गया। 1.8 और कितना, 0.6 और 1.8, तो 0.6 1.8 कहाँ पर है, 0.6 और 1.8, ये देखिए सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इस पेपर का सबसे अच्छा सवाल था, ये बहुत प्यारा सवाल था। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी के लिए एस्केप स्पीड कितनी होती है बताइए, √2gm/r होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात की जाती है किसकी, डेंसिटी की बात की जा रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ डेंसिटी को हटाता हूँ तो एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, r√ρ के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, आप m को यहाँ करेंगे ना 4/3 πr³ इंटू रो कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसकी तुलना कर लो जरा जल्दी से, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, और रूट के अंदर आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ऐसे कर लेंगे। तो ये बोला गया है कि अनदर प्लैनेट हुज रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ, तो प्लैनेट की जो रेडियस है वो जो है अर्थ की रेडियस का आधा है। ठीक है, और जो डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये कह रहा है कि हुज मास डेंसिटी इज 4 टाइम्स। ठीक है, तो मास डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी 4 गुना है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे बचेगा आपका कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो रेशियो 1 आया। तो यानी कि 11.2 अगर अर्थ के लिए है तो प्लैनेट के लिए भी 11.2 ही रहने वाला है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द साउंड वेव इन फ्लूइड, तो कह रहा है कि दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी, बात तो सही है, दे नीड मीडियम, बात सही है, दे आर ट्रांसफर, ये बात गलत है, क्योंकि साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, देखो एक बॉल है जो कि 0.1 kg की है और उसको छोड़ा जाता है 0.45 मीटर हाइट से। ठीक है, टकरा के वो जो है 0.20 मीटर ऊपर उछलती है। इफ इट वाज इन टच विद द फ्लोर 0.1 सेकेंड, अगर ये 0.1 सेकेंड के लिए टच करती है तो नेट फोर्स बताइए कितना लगेगा। देखिए आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आप सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉल जो है किस वेलोसिटी से टकरा रही है, सबसे पहले वो वेलोसिटी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो u इज इक्वल टू होता है आपका कितना, √2gh, अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो। ठीक है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2g का वैल्यू 10 हो जाएगा। और किस हाइट से छोड़ रहे हैं भाई साहब, आप छोड़ रहे हैं 0.45 से, 0.45 से छोड़ रहे हैं आप उसे। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 2 × 4.5 45, यानी कि हो जाएगा आपका √9। ठीक है, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड से वो टकराएगी। ठीक है, वो किससे टकराएगी, 3 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है, 3 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है। अब टकराने के बाद जो वो उछलती है, टकराने के बाद वो किस हाइट तक उछलती है, वो 0.2
0.20 मीटर तक उछल देती है, 0.20 मीटर तक उछलती है। तो अब जो है ये निकाल लेंगे कि वो किस वेलोसिटी से वापस जा रही है। तो हाफ एम वी स्क्वायर को इक्वल कर देंगे एम जी एच के इक्वल कर देंगे, तो एम से एम कट जाएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू जी आपका 10 है और 0.20 मीटर तक वो उछलती है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये 0. एम जी एच क्या हमने मिस कर दिया, ये 2 आ गया और ये कितना था, एच कितना था हमारा 0.20 मीटर, ये 2 आपका यहाँ चला गया, जी हमने 10 रख दिया। ठीक है, और एच कितना था हमारा, एच था हमारा 0.20 मीटर। ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये 0.20 मीटर आ रहा है, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, ये देखिए राइजेस टू अ हाइट बोला है, इस हाइट तक जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना आपका, ये अंदर जो बचेगा आपका 0. v जो बच रहा है आपका वो बच रहा है 0. कितना 4। ठीक है, तो v आपका 0.4 आ गया। अब v अगर आपका 0.4 है तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 4/10 लिख सकते हैं, तो ये 2/√10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोमेंटम में चेंज हुआ है, तो जब ये आ रहा था तो जब ये आ रहा था, ठीक है, तो आप देखिए जब ये आ रहा था तो जो है ये वाले विल पॉजिटिव है, या इसको नेगेटिव ले लीजिए, इसको पॉजिटिव ले लीजिए। तो बहरहाल चेंज इन मोमेंटम अगर आप निकालेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी अगर आप करते हैं तो मास कितना है आपका 0.1। ठीक है, और ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो ये 3 माइनस कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 2/√10। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे और टाइम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम कितना आपका 0.1 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो 3 माइनस 2/√10 कर लेंगे, तो √10 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो नियरली आपका आंसर जो 1 के करीब आएगा। नियरली जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, लगभग आपका आंसर कितना आएगा 1 न्यूटन के करीब आएगा। इसको पूरा आप इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। एक बार कैलकुलेशन को जो है चेक कर लें, 0.2 एक बार, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी एरर मुझे लग रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ 0.2 था ये आपका ना, तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ पर दिक्कत है, देखो ये 2 इंटू 2 बन जाएगा ये, तो v कितना आएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, अब निकाल लो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ठीक है, मास कितना है 0.1, आने वाले वेलोसिटी को आप पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई 2, आने वाली आपकी नेगेटिव थी -3। ठीक है, और टाइम था 0.1, ये इससे कटेगा, 3 2 5 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी जो है अवॉइड आपको करना है, 5 न्यूटन आपका जो है सही आंसर निकल के आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम इज करेक्ट। देखिए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, अगर इसके डेरिवेशन पे हम लोग जाएंगे तो जब हम इस फॉर्मूले को डराइव करते हैं तो ये एंगल जो थीटा हम लोग लेते हैं इसको स्मॉल एंगल कहा जाता है, ताकि रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल रहे किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये आंसर आपका आएगा डी। ठीक है, केवल छोटे आयामों के लिए, क्योंकि तब इसके गोले पर कार्यशील नेट बल इसके विस्थापन के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स इज करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है काइनेटिक, और उसके बाद होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर चला जाएगा क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए ये आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक मेटेलिक बॉब है, ये इससे टकराता है, और कॉलिजन कैसा है, इलास्टिक कॉलिजन है। तो इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम ट्रांसफर होगा, जब ये से टकराएगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये आगे भाग जाएगा। तो सवाल का आंसर होगा कि इट स्टॉप्स एट पोजीशन बी, यह बी स्थिति पर रुक जाएगा। किस पर रुक जाएगा, बी स्थिति पर रुक जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ दिखाए गए हैं
कह रहा है कि इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड हीट वेव, बात सही है। वाटर मॉलिक्यूल रेडियली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले की व्याख्या नहीं करता। तो आंसर आएगा बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ये आपका आंसर जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये बोला गया है कि पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ साम्य अवस्था में है, तो f का मान बताइए। तो लेफ्ट में कितना है मेरा, 10 और 15 25 हो गया। यहाँ कितना हुआ 15, ठीक है, 15 + 2 और प्लस f कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इसको ले जाइए, 25 में से 17 माइनस कर दीजिए, f आ जाएगा, तो 5 बच जाएगा आपका ये, ठीक है, क्योंकि 15 15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप इधर ले जाएंगे, तो 5 और 3 8 आपका आंसर आ जाएगा। 8 न्यूटन इज द राइट आंसर, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बीच में 0 ओम है, तो इस वाले को आप, इस वाले का रेजिस्टेंस तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 10, करंट हो जाएगी, वोल्टेज कितनी है 10 और बटे 10, 10 बटे 10 कितना आपका 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1 एम्पियर आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में माइक्रोस्कोप में क्या होता है। देखिए माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, एक का फोकल लेंथ कम होता है, एक का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। तो आंसर आएगा 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, 2 उत्तल लेंस इसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए बताया गया है कि u और v के लिए अगर आप ग्राफ खींचते हैं किसी भी, ठीक है, लेंस के लिए, ह्यूमन आई में क्या लगा होता है, ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, ग्राफ अगर इसका बनाएंगे तो इसका ग्राफ अगर v यहाँ पर है आपका और u अगर आपका यहाँ पर है, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह की शेप का बनेगा। तो क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ए होगा, ए इज द राइट ऑप्शन, ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जल की बूंदों द्वारा प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है आपसे कि इट इन्वॉल्व रिफ्रैक्शन एंड 1 इंटरनल, ये बात ठीक है। इट इन्वॉल्व रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, ये बात गलत है। इट फॉर्म इनर बो, बिल्कुल ठीक है। इट में इन्वॉल्व मोर देन 1 इंटरनल, ये गलत है। तो आंसर आएगा 1 and 3। तो 1 and 3 आप कहाँ देख रहे हैं, दिस इज द 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक। Which of the following scientists mention that an electron in an atom could revolve in certain stable orbit without radiation of energy? तो ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक का नाम था नील्स बोर ने ऐसा कहा था, ठीक। तो ये था फिजिक्स का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। आपका जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है 2024 में पहला एनडीए एग्ज़ाम, इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ज्योग्राफी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, साथ साथ में इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल जेन्युइन आंसर की के साथ है। 100% मैं कहूँगा आपसे, 100% तो यूपीएससी में कुछ नहीं होता, लेकिन 99.99% मान लीजिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर की के साथ यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस मिक्सचर किसका होता है, तो वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। बी जाएगा करेक्ट आंसर, क्या जाएगा, बी जाएगा करेक्ट। और यहां पर अगर बात की जाए, इसे क्या भी कहा जाता है, वाटर गैस को इसे सिन गैस, क्या कहा जाता है, सिन गैस, या फिर सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। किसे, ये आपका वाटर गैस, करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन पीएच रेंज ऑफ, ह्यूमन बॉडी पीएच रेंज में किस पीएच रेंज में वर्क करती है। तो ये बहुत ही क्लोजेस्ट ऑप्शन रखे हैं आपके, और इनमें से भी करेक्ट की अगर बात की जाए, आंसर जाएगा बी। जो पीएच मान होना चाहिए बॉडी का, वो जाना चाहिए आपका 7.0 से, यानी कि 7 से 7.8 के बीच में बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है। अगर ये आंसर में ना होता तो आपका क्या जाता आंसर, 6.5 से 7.5 चला जाता, लेकिन अब क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जाएगा आपका बी इज द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर है आपका विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा है, इस नॉट करेक्ट का खास ख्याल रखना है आपको। तो ये क्या है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज एबनॉर्मली हाई, तो ये क्या है, ये क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाती है बात। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज वेरी लो, नहीं जी ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाए, आंसर जाएगा आपका बी। ये क्या हो जाता है, यहां पर हाई हो जाती है। ये क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, क्या कहा जाता है, फ्यूजन ऑफ वाटर, यानी कि जब ठोस को तरल में बदला जाता है। ठोस को तरल का मतलब क्या होगा, यानी कि जब हम किसको, बर्फ को किस में बदल रहे होंगे, आपका पानी में बदल रहे होंगे, तो यहां पर जो क्या होते हैं, लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, वो हाई हो जाती है, वो कम नहीं होती। तो आंसर क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल, यानी कि जो स्वीट एजेंट के रूप में कार्य कराया जाता है वो क्या हो जाता है, वो जो होता है आपका इथाइल एसीटेट। किसका यूज किया जाता है, इथाइल एसीटेट का यूज किया जाता है, और इसे क्या भी कहा जाता है, इथाइल मेथोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इथाइल मेथोनेट भी कहा जाता है, मेथोनेट भी कहा जाता है, मेथोनेट भी कहा जाता है। ठीक है जी, आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस इन NaCl। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, यानी कि बाहर की जो आउटर सेल है इनमें कितने क्या पाए जाते हैं, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आयंस होते हैं, तो ये पाया जाता है आपका 6 और 6 की फॉर्म में। किसमें पाया जाता है, 6 एंड 6 इज द करेक्ट आंसर, सी विल बी करेक्ट। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द नेटल लीफ हेयर दैट cause बर्निंग पेन। बिच्छू बूटी जो नेटल लीफ है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब फॉर्मिक एसिड तो सभी ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन यहां पर फॉर्मिक एसिड नहीं दिया है, और फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम होता है मेथेनोइक एसिड। देन ए विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा जाएगा आंसर, ए। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि जो आप गैसोफास्ट जीरा या फिर इनो पीते हैं उसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आंसर विल बी डी। ठीक है जी, इसका अगर देखा जाए पीएच वैल्यू तो पीएच वैल्यू 10 से भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, सोप विद वाटर फॉर्म्स। जल के साथ साबुन क्या बनाता है, तो जल के साथ जो साबुन है वो बनाता है लाइट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या बनाता है, लियोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। डी इज द करेक्ट आंसर, क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स। जो बोरेक्स है यानी कि सुहागा है, सुहागा कहा जाता है, इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए, फॉर्मूला होता है इसका Na2B, क्या होता है, Na2B4O7। क्या होता है, Na2B4O7, और उसके बाद आता है 10H2O। तो इसमें क्या दिखाई दिया, सोडियम भी है, यहां पर बोरोन भी है, साथ साथ में ऑक्सीजन भी है, साथ साथ में हाइड्रोजन भी है। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, सोडियम है, बोरोन है, मैग्नीशियम नहीं है। सोडियम, बोरोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाँ जी, बी क्या होगा करेक्ट, पोटेशियम नहीं है, यहां पर नाइट्रोजन नहीं है, तो बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूले से ही क्या हो जाता है, यहां पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one among the following oxides has the highest melting point? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, यहां पर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जाता है आपका MgOH का, लगभग 2852 डिग्री सी। कितना, 2852 डिग्री सेल्सियस क्या है, MgOH का मेल्टिंग पॉइंट है। Fe2O3 का क्या हो जाता है, लगभग 1500 के आसपास हो जाए, 1528 डिग्री सी के आसपास। तो सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर, MgOH का, क्या MgO का क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीप टाइड इज करेक्ट, इज या आर करेक्ट। तो ये क्या दिया है, इट अकर्स एवरी 14-15 डेज विच कंसिडर्स विद द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। जिसने मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस लगाई है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर गया होगा ये, क्योंकि मैंने प्रॉपर आपको क्या बनवाया था, 15 डेज का टाइम पीरियड बनवा के दिखा था। यानी कि यहां से क्या होता है, ये होता है न्यू मून। क्या होता है, न्यू मून, ये होता है आपका फुल मून। यहां से न्यू मून से स्टार्ट होता है, ऐसे जाते जाते यहां तक ये 15 दिन का एक पखवाड़ा, क्या कहा जाता है, एक पखवाड़ा 15 दिन का। और ये क्या होता है आपका 7वां 8वां दिन, इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्वार्टर कहा जाता है। उसके बाद यहां से फिर से ये क्या है, फुल मून है, ये कहां तक पहुंचता है, न्यू मून। ये होता है अमावस्या का दिन। किसका होता है, ये होता है अमावस्या, और ये होती है आपकी पूर्णिमा।
यहां से फिर से यहां से 14वां और 15वां जो दिन होगा ये कौन सा होगा, ये होगा आपका थर्ड क्वार्टर होगा। अब क्या कहा, 14-15 दिन विच कंसिडर द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। हाँ जी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर कहा जाएगा। या तो फर्स्ट इधर से मान लीजिएगा, या थर्ड, या तो फर्स्ट ये होगा या फर्स्ट ये होगा, या थर्ड ये होगा या थर्ड ये होगा, ऐसे मान लिया जाता है। उसके बाद बिल्कुल करेक्ट है बात। उसके बाद दूसरा लिखा है दिस टाइड हैज अ स्मॉल टाइडल रेंज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड सन आर क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर का क्या मतलब है, यानी कि ये क्या है, समकोण की स्थिति में होते हैं, इसीलिए नीप टाइड बनते हैं। और नीप टाइड हमेशा कब, सप्तमी और अष्टमी के दिन बनते हैं, जो कि 14-15 डेज क्या कह दिया गया है यहां पर, क्वाड्रेचर का कह दिया गया है। और ये क्या होता है आपका नीप टाइड, यानी कि लघु ज्वर बनते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्या जाएगा आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स इज या आर करेक्ट। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अर्थक्वेक से। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। तो क्या कहा गया है, देखिएगा यहां पर जो क्या है, बीच में जो पॉइंट है फोकस, जहां पर ऊपर बिल्कुल ये क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, एपिसेंटर कहा जाता है। हाँ जी कहा जाता है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्थक्वेक जनरेट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। हाँ जी, यहां से पी वेव भी निकलती है, एस वेव भी निकलती है। दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस। हाँ जी, ये क्या है, फोकस, और फोकस को क्या भी कहा जाता है, हाइपोसेंटर। और यहां से कहां की तरफ जाएगी, बिल्कुल एपिसेंटर की तरफ जाएगी। ये भी बात, दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज देन शैलो फोकस। यानी कि ये बात मुझे क्या है, ये मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान है, ये बिल्कुल गलत कहा है इन्होंने। क्यों कहा है गलत, क्योंकि अगर डीप में ज्यादा, पृथ्वी के जितने डीप में फोकस होगा, वहां से जो ये आपकी क्या आएगी, यहां पर रेडिएशन आएगा, पी वेव और एस वेव आएंगी, ये ऊपर जाते जाते इनकी क्या हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाती है। और अगर शैलो फोकस होगा तो ये एकदम से बहुत तेजी से टकराती है और डेक्सट्रेशन ज्यादा करती है। तो ये क्या हो जाती है, स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर क्या जाएगा, 1 and 2 कहीं लिखा है। हाँ जी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में बात की गई है। तो एयर टेम्परेचर इज मेजर्ड एट द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 1.2 मीटर। नहीं जी, स्टैंडर्ड हाइट की बात की जाए तो स्टैंडर्ड हाइट होती है 1.5 मीटर, यानी कि 5 फीट से मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड की अगर बात की, बिल्कुल एग्जैक्ट तो ये होता है। तो ये क्या जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत जाएगा। फिर लिखा है द एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट विद द इज द टर्म एज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। हाँ जी, लैप्स रेट इसे ही कहा जाता है। क्या, क्योंकि ट्रोपोपोज जो है आपका, ट्रोपोपोज में ऊपर जाने पर कंटिन्यू क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, इसे ही लैप्स रेट कहा जाता है। कितना कम हो जाता है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सी टेम्परेचर कम हो जाता है, और यही नॉर्मल लैप्स रेट कहलाती है। तो सेकंड क्या होगा करेक्ट, कहीं दिया है ऑप्शन में ओनली 2। हाँ जी, ओनली 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन डिक्लेरेशन कन्वेंट्स, इसके बारे में कहा गया है। जो यूएन डिक्लेरेशन हुआ था, तो यहां पर सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए, ये लगभग आपका 1948 में आया था। कब आया था, 1948 में। उसके बाद लिखा है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट इसकी बात की जाए तो ये लगभग आया था आपका 1979 में। उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, किसके लिए, सोशल एंड कल्चरल राइट के लिए, तो ये आया था आपका 1966 में। उसके बाद कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज, ये आया था आपका 1951 में। तो आंसर क्या जाएगा, 1 4 then 3 2, 1 4 3 2 कहां, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following statements regarding the objective of the second 5-year plan is not correct। दूसरे 5-year plan के लिए यहां पर जो ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा है। तो डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, हाँ जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहली बार लेके आए थे कहां, सेकंड 5-year प्लान में, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इंक्रीज इन नेशनल इनकम टू रेज, क्या लिखा है, लिविंग स्टैंडर्ड। हाँ जी, बिल्कुल लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया भी गया था किसमें, सेकंड 5-year प्लान में। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द कंज्यूमर गुड सेक्टर, ये हो जाता है गलत, ये आया था आपका 4th 5-year प्लान में। किसमें, चौथे 5-year प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी करेक्ट है। तो यहां पर कौन सा करेक्ट नहीं होगा, सी। तो आंसर क्या जाएगा, नॉट करेक्ट, सी इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द बोरोन विच एग्जिस्ट इनटू आइसोटोपिक। देखिएगा आइसोटोप पूछे है किसके, बोरोन के। बोरोन का एक आइसोटोप क्या है, B10 है, और दूसरा आइसोटोप क्या है, B11 है। अब B10 और B11 की बात कीजिए, जब इनका क्या पूछा गया, यहां पर सैंपल 100 के ऊपर पूछा गया है और रेस्पेक्टिवली, तो ये क्या होगा, अबेंडेंट क्या होगा, यहां पर इसको AMU कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। इनका दोनों का क्या निकाला, मास निकाला जाता है, तो इनको मर्ज किया जाता है और फॉर्मूला होता है P1M1 प्लस P2M2। जब इन दोनों को मर्ज किया जाएगा, एक तो एक्चुअल मास दिया गया है और एक हमको कहां निकालना है, यानी कि 100 पर निकालना है, तो यानी कि इसका परसेंटेज कितना होगा, तो आंसर चला जाता है इसका 19 एंड 81, क्योंकि 10 पर क्या होता है, यहां पर इसका 10.1 एटॉमिक मास, 11 का 11.01, और इन दोनों को जब यहां पर ऐड किया जाता है परसेंटेज में, तो ये आपका 19 होता है किसका, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे, जो हम मानते हैं, यानी कि 100 के सापेक्ष में मानना है, एक को हम x मानेंगे, एक को 100 माइनस x मानेंगे, तो आंसर क्या जाता है आपका, A इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट जो किसके लिए, आपका यहां पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पर इसके लिए क्या होता है, सैंड, लाइम, क्ले। नहीं जी, क्ले नहीं होता, सैंड भी होता है इसमें, लाइम भी होता है, लेकिन क्ले नहीं होता है। उसके बाद सिलिका, एल्यूमिना एंड लाइम। देखिएगा एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, लेकिन सिलिका नहीं। क्या आपका सिलिका होता है, सॉरी सिलिका भी होता है, एल्यूमिना भी होता है और लाइम भी, तीनों पाए जाते हैं। यहां पर ग्रेफाइट पाउडर इसमें नहीं मिलाया जाता, न ही ग्रेफिन मिलाया जाता, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिलिका, एल्यूमिना एंड लाइम इज द करेक्ट, यानी कि बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अ वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। लिटमस एक क्या है, यहां पर नेचुरल इंडिकेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर कहा जाता है किसको, लाइकेन को कहा जाता है, और लाइकेन से ही क्या लिया गया है, यहां पर लिटमस को बनाया जाता है। आंसर जाएगा बी इज द करेक्ट, लाइकेन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम। अगर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए, देखिएगा V2O5, तो ये चला जाता है आपका +5। +5 कैसे जाता है, इसका थोड़ा सा डीपली है, देखिएगा। V2O5 को बनाने के लिए यहां पर, यानी कि V2 दो होंगे, उसके बाद यहां पर सिंगल बॉन्ड में O पाया जाता है, और यहां पर डबल बॉन्ड में O, यहां पर फिर डबल बॉन्ड में O, उसके बाद फिर क्या पाया जाता है, O5 है, तो 5 कैसे होगा, डबल बॉन्ड में यहां भी O होगा, डबल बॉन्ड में यहां भी होगा, तो ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, और +5 क्या जाता है, आंसर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहां पर पूछा गया, एक तरफ एलोट्रोप्स दिए गए कार्बन के, एक तरफ उनकी प्रॉपर्टी दी गई है, तो यहां पर आंसर मार्क करना है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, स्लिपरी एजेंट का काम करता है, तो यहां पर आंसर जाएगा सबसे पहले का ए का गया 4, ए का 4, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, तो दो आंसर खत्म। उसके बाद डायमंड, डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, तो बी का गया 2, बी का 2 का है यहां, तो ये भी खत्म, आंसर गया ए इज द करेक्ट आंसर, 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में बात करते हैं, यानी कि 180 डिग्री कहां से खींची गई, पैसिफिक ओशियन से। कहां से खींची गई है, पैसिफिक ओशियन से खींची गई है। चलिए क्या लिखा है, इट इज रफली 180 डिग्री मेरिडियन, बिल्कुल जी, विच डेरिवेट्स स्लाइटली ईस्ट एंड वेस्ट, अवॉइड लैंड्स एरिया सराउंडेड बाय अटलांटिक। नहीं जी, अटलांटिक ओशियन नहीं है, पैसिफिक ओशियन में पैसिफिक आइलैंड और साथ साथ में आपका एल्यूशियन आइलैंड, कौन सा, एल्यूशियन आइलैंड और पैसिफिक आइलैंड, और साथ साथ में आपका बेरिंग सी, इन तीन जगह पर क्या है, अवॉइड है, ये आपका टिल्ट की गई है। द डेट टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन 24 आवर्स अर्लियर देन टू वेस्ट। नहीं जी, ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका। यहां पर अगर जाएंगे हम, तो यहां पर क्या दिया है आपका, अर्लियर देन द वेस्ट, नहीं, ये आपका क्या होता है, अर्लियर होता है आपका, इधर की तरफ क्या जाता है, ईस्ट की तरफ क्या जाता है, यहां पर थोड़ा सा लेट होता है, तो आंसर क्या जाएगा, नाइदर वन एंड नो टू, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरोरा इज द करेक्ट। अरोरा, अरोरा फिनोमेना के बारे में मैंने भी कई बार बताया है, जैसे जब मैंने क्या पढ़ा था, यहां पर एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, स्ट्रक्चर बताया, तब बताया था, यहां पर आता है आपका आयनोस्फेयर। क्या आता है, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में क्या देखने को मिलता है, यहां पर अरोरा की घटना होती है आयनोस्फेयर में, या फिर इसे ही थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है, तापमंडल या आयन मंडल कहा जाता है। अब इसके लिए स्टेटमेंट पहली क्या दी गई है, द सोलर विंड अपॉन रीचिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 2 मैग्नेटिक पोल्स एंड
सीन इन द नाइट स्काई, हाँ जी बिल्कुल नाइट स्काई में दिखाई देती है, पोल से दिखाई देती है। उसके बाद द प्रैक्टिकल इंटरेक्ट विद द डिफरेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ईच गैस ग्लोज पर्टिकुलर, हाँ जी यहां पर जो अलग अलग गैस पाई जाती है आयनोस्फेयर में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं इससे। उसके बाद लिखा है इन अप्रैल 2023 अरोरा वाज कैप्चर्ड इन द नाइट स्काई इन इंडिया बाय द, इंडिया से तो दिखाई नहीं देती लेकिन यह फिनोमेना हुआ था आपका लगभग 22 और 23 अप्रैल 2023 को देखने को मिला था। कहां पर? हेनले लद्दाख में देखने को मिला था। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हेनले ने लद्दाख में काउंट किया। कौन सा? ये आपका अरोरा फिनोमेना। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। आंसर जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बरखान इज द करेक्ट? देखिए बरचान कहिए या बरखान कहिए, ये क्या होता है? हिंदी में से चपाका टिब्बा कहा जाता है। बरखान या बरचान ये आपका लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। किसकी है? विंड की है। अब इसके बारे में स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिए गए हैं। इट इज ये क्या लिखा है? क्रिसेंट शेप्ड माउंड ऑफ सैंड विच इज डेपोजिटेड बाय द विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन इन अ डेजर्ट। हाँ जी बिल्कुल डेपोजिट होता है। ये क्या लिखा है? क्रिसेंट शेप्ड का मतलब अर्धचंद्राकार। क्या होता है? अर्धचंद्राकार टीला है। यानी कि अर्धचंद्राकार टीला या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। यानी कि अर्धचंद्राकार टीला तो हमने देख लिया डेजर्ट में, ये तो बात ठीक है। उसके बाद द विंडवार्ड साइड हैज अ कन्वेक्स स्टीप स्लोप विद द मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। देखिएगा कन्वेक्स क्या होता है? कन्वेक्स होता है ये और कनकेव होता है ये। लेकिन अगर बात की जाए किसके बारे में, यहां पर बरखान के बारे में, तो विंडवार्ड साइड में क्या होता है? कन्वेक्स होता है। यानी कि उभरा हुआ भाग किस तरफ होता है? जिधर से विंड आ रही होती है। तो यानी कि विंडवार्ड साइड। ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हो जाती है। फिर लिखा है टू एंड ऑफ बरखान आर कॉल्ड हॉर्न एंड पॉइंट अपोजिट टू द डायरेक्शन विंड विलो। हाँ जी, जब ये दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं? एक जगह मिल जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हॉर्न। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाती है? किसके लिए? बरखान के लिए करेक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया क्वेश्चन है ये। हर साल लैंडफॉर्म डायरेक्टली पूछी जाती थी लेकिन इस बार लैंडफॉर्म क्या की गई है? डीपली एक ही लैंडफॉर्म में उसकी स्टेटमेंट डाल दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेगुर सोइल इज आर करेक्ट? रेगुर सोइल, सबसे पहले तो रेगुर सोइल क्या होती है? काली, जो आपकी ब्लैक सोइल है, काली मर्दा है, उसे क्या कहा जाता है? रेगुर सोइल कहा जाता है। अब काली मर्दा के लिए इट इज अ लाइट कलर, नहीं जी ये तो डार्क कलर होती है। कैसी होती है? डार्क कलर। क्ले एंड फर्टाइल सोइल, क्ले एंड फर्टाइल तो है लेकिन डार्क कलर है। क्ले और फर्टाइल प्रॉपर फर्टाइल नहीं है, थोड़ा सा आपका कम फर्टाइल होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉटन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत हो जाए। दूसरा, इट इज डेवलप्ड ऑन डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। बिल्कुल जी, यहां पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के थ्रू डेक्कन बेसाल्टिक लावा से बनी है। यानी कि जब भारत कहां था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था, वहां पर रीयूनियन आइलैंड प्रेजेंट है। वहां पर आज भी रीयूनियन क्या है? वोल्केनो है, जिन्हें कहा जाता है आपका हॉटस्पॉट वोल्केनो। वहां से लावा निकला था, उसके बाद भारत की प्लेट, इंडियन प्लेट टूटकर यहां आई और आज भी प्रेजेंट है यही बेसाल्टिक लावा की ब्लैक सॉइल, तब बनी थी। उसके बाद फिर कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड इन दिस सॉइल। हाँ जी, कॉटन के लिए फेमस है, बिल्कुल सबसे ज्यादा यहां पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो 2 एंड 3 कहीं लिखा है? हाँ जी, बी इज द करेक्ट। तो क्या कौन सा गया आंसर? आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड्स इज या आर करेक्ट? क्लाउड्स के बारे में पूछा गया है। तो क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड एंड देयर फॉर्म। हाँ जी, एल्टीट्यूड कितनी हाइट पर है? 2 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में क्या पाए जाते हैं? यहां पर क्लाउड्स पाए जाते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं। एक सबसे ऊपर पाया जाता है हाई क्लाउड, फिर होता है आपका मिड क्लाउड और सबसे नीचे होता है आपका 2 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है लो क्लाउड। तो ये 3 टाइप के बिल्कुल क्लासिफाइड किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। पहली स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल एंड लो। हाँ मैंने पहले ही बता दिया, हाई, मिडिल एंड लो क्लाउड्स। उसके बाद है स्टेटस, निम्बो स्टेटस एंड स्ट्रेटोकुलर। हाई क्लाउड नहीं जी, हाई क्लाउड में सिर्फ और सिर्फ किसे रखा जाता है? सिरस को रखा जाता है। किसे? सिरस को। और सिरस में जब जाकर मिल जाता है स्ट्रेटस तो ये भी क्या हो जाए? सिरो स्ट्रेटस। और जब मिल जाता है कुमुलस तब ये बनता है सिरो कुमुलस। तो सिरो कुमुलस, सिरो स्ट्रेटस और सिरस ये क्या हो जाते हैं? हाई क्लाउड हो जाते हैं। लेकिन निम्बो स्ट्रेटस इज नॉट अ हाई क्लाउड, स्ट्रेटस इज नॉट अ हाई क्लाउड, स्ट्रेटोकुमुलस इज अ हाई क्लाउड। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा? ये गलत हो जाते स्टेटमेंट 1 एंड 2। हाँ जी, सी इज द नहीं, 1 एंड 2 कहां है? बी में है 1 एंड 2 ओनली, बी इज द करेक्ट।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रंट्स। फ्रंट्स किसके बनते हैं? जब साइक्लोन बनता है तब फ्रंट्स बनते हैं। तो फ्रंट्स को लेकर कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? The movement of a front cause a slow change in water in the area over which it moves। देखिएगा weather in the, जहां पर क्या बनते हैं, यहां पर slow change आता है, weather जहां पर क्या होता है, मूव करता है, मूवमेंट फ्रंट का कोज। तो बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर कोल्ड फ्रंट आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म। हाँ जी बिल्कुल, कोल्ड फ्रंट बनता है तो क्या होता है, यहां पर थंडर स्टॉर्म आता है। वार्म फ्रंट इज बाउंड्री बिटवीन एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर वेयर इट राइट। हाँ जी बिल्कुल, कोल्ड एयर यहां नीचे आती है और वार्म एयर इससे ऊपर चली जाती है, तो ये ओवरराइड कर लेती है किसको? कोल्ड एयर को। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ए यानी कि 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट जाएगी, आंसर जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोइल। फिर सोइल से क्वेश्चन है, मृदाओं के संबंध में क्वेश्चन है। सोइल हैविंग अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड पीएच ऑफ मोर देन 7.0 आर एल्कलाई सोइल। हाँ जी, जिनका पीएच मान किससे ज्यादा होता है? 7 से ज्यादा होता है, उन्हें एल्कलाई यानी कि क्या कहा जाएगा आपका? यहां पर एसिड बेसिक सोइल कहा जाएगा। आंसर पहला तो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उसके बाद ब्लैक कॉटन सोइल हैड डेवलप्ड ऑन द डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। हाँ जी, अभी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में भी, ये रिपीट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लेटराइट सोइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप वेदर्ड लेयर फ्रॉम विच सिलिका हैज बीन। हाँ जी, सिलिका क्या हो जाती है, यहां पर धीरे धीरे क्या कम होने लगती है और इसे ही कहा जाता है आपका लेटराइट सोइल। और ये किसके लिए? ब्रिक्स के लिए, यानी कि इसे ब्रिक सोइल भी कहा जाता है, ब्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आंसर जाएगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसका भी आंसर गया डी इज द करेक्ट, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के बारे में पूछा है। An extensive area of mid-latitude grassland are devoid of trees and shrubs। ठीक है जी, trees and shrubs जहां पाए जाते हैं, devoid होते हैं, यहां पर नहीं पाए जाते हैं ट्री और shrubs, यानी कि कंटीली झाड़ियां और पेड़ नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या है? द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर्स, कोल्ड विंटर एंड रिलेटिवली लो रेनफॉल अकरिंग मेनली इन स्प्रिंग एंड समर। हाँ जी बिल्कुल, दूसरी स्टेटमेंट भी क्या चल जाती है? करंट चली जाती है। ये क्या है, इसको भी देखते हैं, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है। यहां पर क्या स्प्रिंग और समर में रेनफॉल भी होता है और कोल्ड विंटर्स भी पाई जाती है। फिर तीसरी कंडीशन है, इन ह्यूमिड पार्ट्स ग्रासेस ग्रो टू अ मैटर और मोर इन हाइट। अच्छा, ह्यूमिड पार्ट जो है ग्रासेस ग्रो अ मीटर और मोर इन हाइट, यानी कि जहां पर क्या है ह्यूमिड कंडीशंस होती है तो वो ग्रास क्या हो जाते हैं, 1 मीटर या 1 मीटर से कुछ ज्यादा हो जाते, इससे ज्यादा ऊंचे नहीं होते। तो इसके लिए अगर कहा जाए, इन ग्रास को न्यूट्रिशियस ग्रास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशियस ग्रास भी कहा जाता है। और ये हो जाती है कंडीशन किसकी? स्टेपीज ग्रासलैंड की। किसकी? स्टेपीज ग्रासलैंड। लगभग आपका कहां से कहां तक? ये आपका 30 डिग्री के आसपास पाया जाए, 30 डिग्री के आसपास। वैसे तो ये आपका 23 से 35 के बीच में देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट। एनिमल सेल मेम्ब्रेन पूछा है, तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन ये 3 लेयर में बनी होती है। चलिए देख लेते हैं क्या है आपका। दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड ओनली। नहीं जी, आपका फॉस्फोलिपिड ओनली नहीं होता। दे कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, नहीं, प्रोटीन ओनली भी नहीं है। यहां पर देखिएगा 3 लेयर की बनी होती है। 2 लेयर तो इसकी प्रोटीन की बनी होती है, बाहरी लेयर और आपकी आंतरिक लेयर, लेकिन मिड लेयर किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड। और साथ साथ में आपका यहां पर किसकी भी बनी होती है? कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। तो आंसर क्या जाएगा? डी। यहां पर आंसर जाएगा दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट, तीनों की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का भाग इनमें से नहीं है, यानी कि मिरर माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। हाँ जी किया जाता है। स्टेज, हाँ जी की जाती है। क्लिप भी की जाती है। रेटिना का यूज नहीं किया जाता। रेटिना कहां होता है? आई में पाया जाता है। देन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग कंप्लेक्सिटी। यानी कि यहां पर करेक्ट सीक्वेंस पूछा है अनुक्रम जटिलता के अनुसार। प्रोटीन, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। तो डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोटीन, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग सेल टाइप। फॉलोइंग सेल टाइप, यहां पर सेल के टाइप देखना है और उसके बाद फिर नीचे दिया है हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू एनिमल सेल टाइप, यानी कि जो ऊपर सेल के टाइप दिए गए इनमें से कौन कौन सा यहां पर एनिमल सेल है। तो मोनोसाइट एनिमल सेल होता है, हाँ जी मोनोसाइट भी होता है, कॉन्ड्रोसाइट, हाँ जी कॉन्ड्रोसाइट भी होता है, बेसोफिल भी होता है, लिम्फोसाइट भी होता है। तो ये आंसर जाएगा डी, चारों के चारों क्या है, मोनोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, बेसोफिल एंड लिम्फोसाइट, चारों ही क्या है, एनिमल सेल के टाइप हो जाते हैं। डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है, सेक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स टू ब्रेक अप लिपिड ड्रॉपलेट्स। नहीं जी, लिपिड ड्रॉपलेट्स को तोड़ने के लिए सर्फेक्टेंट्स का क्या नहीं करता, सेक्रेशन नहीं करता है। फिर लिखा है स्टोरेज एंड रेगुलेट रिलीज ऑफ बाइल। नहीं जी, ये तो क्या करता है, यहां पर बाइल डक्ट करता है, इधर की तरफ पाया जाता है आपका बाइल जूस जो लिवर से सेक्रेट होता है। सेक्रेशन ऑफ लाइपेज, हाँ जी लाइपेज का सेक्रेशन, ठीक है। उसके बाद अमाइलेज का सेक्रेशन एंड प्रोटीज, बिल्कुल तीनों का सेक्रेशन बिल्कुल करेक्ट है आपका, सी इज द करेक्ट। न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड, नहीं ये तो आपका कौन करता है, बाइल जूस करता है न्यूट्रलाइजिंग। तो उसके बाद आंसर जाएगा सी, यानी कि लाइपेज किसको, फैट और लिपिड्स को तोड़ता है, अमाइलेज किसको तोड़ता है, स्टार्च को तोड़ता है, और प्रोटीएज किसको, प्रोटीन को तोड़ता है। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, का कौन सी स्टेटमेंट दी है, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन क्रोमैटिन इज ओपनड अप। डीएनए बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या है, डीएनए रिप्लिकेंट टेक प्लेस व्हेन क्रोमैटिन ओपन अप, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इनटू रोड शेप क्रोमोसोम बिफोर सेल डिवीजन, हाँ जी रोड शेप में आता है। उसके बाद बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट हैव द सेम प्रोसेस फॉर सेल डिवीजन। नहीं जी, प्रोकैरियोट में अलग होता है और यूकैरियोट में अलग होता है, दोनों का सेल डिवीजन अलग होता है। तो 1 and 2 कहां है, 1 and 2, बी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी इज आर करेक्ट। ह्यूमिडिटी से संबंधित पूछा है, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। अब ह्यूमिडिटी से संबंधित क्या है, इट इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल करेक्ट कहा है, ये क्या होता है आपका, जो गिवन टेम्परेचर है उसके आधार पर यहां पर वाटर वेपर, इसका फॉर्मूला भी होता है एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एंड एक्चुअल वाटर वेपर, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, और यही आपको क्या दिया गया है, आपका रीडेबल फॉर्म में कहा गया है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, जब ज्यादा होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आरएच का परसेंट जब ज्यादा हो जाता है तो मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम, इसके नहीं जी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट दूसरी गलत है। तीसरा कहा है, द हायर द एयर टेम्परेचर लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ जी, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, यहां पर कम हो जाती है। क्या हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। और आरएच जब 100% हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, ऊपर जाने पर कम हो जाता है, आरएच बढ़ने लगता है, और आरएच 100% होते ही क्या होता है, सैचुरेशन मिलता है। क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट, और तब होती है वर्षा। तो यहां पर 1 and 3 कहां है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन इज या आर करेक्ट। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में कौन सा यहां पर सही है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज। ये देखिएगा, ये मैंने आपको डायग्राम पर भी समझाया था, डायग्राम पर पढ़ाया भी था। जिसने मेरे साथ क्लास लगाई है वो तो गलत कर ही नहीं सकता। ये यहां पर काउंटर क्लॉक, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है आपका, काउंटर क्लॉकवाइज साइक्लोन की बात करते हैं, साइक्लोन, और एंटी साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउडी और रेनी वेदर, वेयर एंटी साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विद फेयर वेदर। बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर तीसरा लिखा है, इन सदर्न हेमिस्फीयर द साइक्लोनिक स्पाइरल विल बी क्लॉकवाइज बिकॉज द कोरियोस फॉर एक्स टू द लेफ्ट। बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। जो साउथ हेमिस्फीयर है यहां पर साइक्लोन क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज घूमता है। साइक्लोन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो आज तीनों स्टेटमेंट कहां लिखे हैं, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। डी विल बी करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द सी पोर्ट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। किस पोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ये सही कही गई है। और तो पहला क्या दिया है, इट इज मोर देन सेंचुरी ओल्ड पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, 1 सेंचुरी से पुराना है। उसके बाद इट इज अ नेचुरल हार्बर प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेक वाटर एंड ऑल्सो अ मोल। ठीक है, ब्रेक वाटर यहां पर प्रोटेक्टेड बाय ब्रेक वाटर। ठीक है जी।
उसके बाद अ डीप ड्राफ्ट चैनल ऑफ अबाउट 14 मीटर डेप्थ परमिट्स लार्ज वेसल्स टू काउंटर हार्बर। ठीक है, ये तीनों कंडीशन किस पोर्ट के लिए है? अगर हाँ जी, पहला ही आंसर जाएगा मारमागांव पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट की अगर बात की जाए तो दीनदयाल पोर्ट यहां पर क्या हो जाता है, ये तो 2007 में बना है। कब बना है? 2007 में बना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मारमागांव पोर्ट कब बना था? 1885 में बना था, तो सेंचुरी से तो पहला ये मारमागांव पोर्ट करेक्ट हो गया। कोचीन पोर्ट की बात की है, कोचीन पोर्ट, हाँ जी, कोचीन पोर्ट भी आपका लगभग 1315 पुराना और बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन यहां पर यह बात बिल्कुल भी करेक्ट इसके लिए नहीं है। यहां पर प्रोटेक्टेड बाय ब्रेक वाटर ये नहीं होता है, तो यह भी गलत। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी एक सेंचुरी से पुराना नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा मारमागांव पोर्ट इज द करेक्ट आंसर। ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आयरन एंड स्टील प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां यानी कि यहां पर आयरन स्टील प्लांट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से के लिए सही है? यहां पर क्या कहा है? पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या दी है? इट रिसीव्स कोल फ्रॉम झारिया एंड आयरन और फ्रॉम सुंदरगढ़ एंड केंदुझर। कहां से? सुंदरगढ़ और केंदुझर और झारिया से क्या प्राप्त करता है? यहां पर कोल आता है। ठीक है, कोल आता है। यहां पर किसके लिए आता है? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, सभी के लिए कोल तो कहां से? झारिया से आता है। एंड आयरन और बिल आता है। ठीक है, पावर फॉर इलेक्ट्रिक फर्नेस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीराकुंड। लेकिन अगर बात की जाए हीराकुंड डैम से पावर किसके लिए आती है? तो यह भिलाई के लिए आती है। किसके लिए? भिलाई के लिए आती है। दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए कहां से आती है? दुर्गापुर के लिए यहां से आती है आपका, यह आपका दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी, दामोदर। उसके बाद राउरकेला के लिए कहां से आती है? राउरकेला के लिए आती है बोकारो प्लांट से। और बोकारो स्टील प्लांट के लिए भी कहां से आती है? इसके लिए भी आपका दामोदर से आती है। तो यहां पर आंसर ए ही हो जाएगा। एक और पढ़ ले, वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल एंड संक रिवर्स। हाँ जी बिल्कुल, कोल एंड संक रिवर से वाटर इसमें आता है। लेकिन अगर बात की जाए दामोदर नदी, यहां पर दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इन तीनों के लिए वाटर कहां से? इन तीनों के लिए दामोदर नदी से वाटर आता है। तो आंसर ए ही क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज आर करेक्ट। जो पृथ्वी का आंतरिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में पूछा गया है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि ऊपर क्या है? क्रस्ट है, उसके बाद क्या है? मेंटल है, उसके बाद क्या है? कोर है। क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में देख लेते हैं। द ओशियनिक करंट इज हैवियर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट ये आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ये आपका किस वे में पूछा है? ये आपका यहां पर लार्ज नहीं पूछा है, इसकी थिकनेस नहीं पूछी है, हैवियर पूछा है। यहां पर डेंसर के रूप में, किसमें? डेंस, यानी कि यहां पर जो भारी लिखा है हिंदी में पढ़ लीजिएगा, यानी कि भारी है। भारी का मतलब है यानी कि ये डेंस है। इसके पार्टिकल पास पास है ओशियनिक करंट के, क्योंकि ये किससे बनी है? ये बनी है बसाल्ट से। किससे बनी है? बसाल्ट से बनी है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट कंटेंट विद इन द मेंटल। अर्थ की जो मोस्टली क्या होती है? हीट होती है। हाँ जी बिल्कुल, मेंटल का जो वॉल्यूम है कोर से भी ज्यादा है और क्रस्ट से भी ज्यादा है। वैसे तो कोर में हीट ज्यादा होती है, लेकिन वॉल्यूम से अगर देखा जाए यहां पर हीट कहां से ज्यादा प्रोड्यूस होगी? आपका इंटरनल हीट आपका मेंटल से होगी। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है यहां पर? लार्ज कन्वेक्टिव सेल इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। नहीं जी, क्रस्ट नहीं, क्रस्ट से नहीं होता है। क्रस्ट सर्कुलेट हीट नहीं करता है, हीट सर्कुलेट नहीं करता है। ये करता है आपका मेंटल। क्या करता है? ये करता है आपका अपर मेंटल। तो तीसरा क्या हो जाता है? यहां पर गलत हो जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? 1 and 2 ओनली। बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या होगा? करेक्ट होगा किसका? यहां पर ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन रिवर्स इज या आर करेक्ट। जो यहां पर रिवर्स दी गई है इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहले बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट, द सांगपो क्रॉस ओवर इनटू इंडिया अंडर नेम दिहांग। हाँ जी बिल्कुल, यहां पर इंडिया में क्या करता है? क्या नाम दिया जाए? सांगपो रिवर, जो कहां से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कहां से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यहां से आती है। इसको यहां पर सांगपो यारलुंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो यारलुंग कहा जाता है। यारलुंग कहा जाता है। जब ये दिहांग गोड से यांग्या पास से एंटर करते हैं इंडिया में, तो यहां पर इसे क्या कहा जाता है? इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद गोदावरी हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कवरिंग 10%। हाँ जी, ये भी सही है, क्योंकि इंडिया की पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ कितनी है? लगभग 2900 किलोमीटर है। लेकिन अगर भारत में बात की जाए, ये लगभग 914 किलोमीटर ही कहां है? 914 किलोमीटर इंडिया
एरिया में है। उसके बाद 2880 किलोमीटर सिंधु नदी है, कौन सी है, इंडस रिवर है, लेकिन ये भी लगभग 1114 किलोमीटर के आसपास या 1100 किलोमीटर के आसपास कहां है, भारत में है। लेकिन अगर गोदावरी रिवर की बात की जाए, ये प्रॉपर भारत में है और इसकी लेंथ हो जाती है 1465 मीटर। तो दूसरी सबसे बड़ी रिवर है और 10% एरिया कवर भी करती है, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट। उसके बाद लिखा है रिवर चंबल एंड बेतवा आर द इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा विच जॉइन रिवर गंगा डायरेक्टली इन उत्तर प्रदेश। नहीं जी, ये गंगा को ज्वाइन नहीं करती है, इधर से आएगी आपकी यमुना, ये है गंगा, यमुना तो गंगा को ज्वाइन करती है। और आपका कौन कौन सी रिवर दी है, आपकी बेतवा। बेतवा तो कहां पर, बेतवा तो बांदा में, किसको, यमुना को ज्वाइन करती है, किसको, यमुना को ज्वाइन करती है। और दूसरी क्या है, केन, केन किसे करती है, केन आपका हमीरपुर में, केन हमीरपुर में किसे ज्वाइन करते हैं, यमुना को, ये गंगा को ज्वाइन नहीं करती, तो तीसरा स्टेटमेंट जाएगा अनकरेक्ट, यमुना को ज्वाइन करती है, तो कौन सा होगा, 1 and 2 ओनली, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप एंड देयर रिलेशन विद द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, ITCZ के बारे में पूछा है, यानी कि ITCZ जो आपका यहां पर पाया जाता है, आपका इक्वेटर के आसपास पाया जाता है। जैसे जैसे यहां पर ऊपर की तरफ क्या जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है आपका, यहां पर सन की रेज यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है गर्मियों में हमारे यहां, और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती है सर्दियों में 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, तो ITCZ भी ऊपर की तरफ खिसक जाता है। अब इसके बारे में बात क्या की गई है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज वन ऑफ द वर्ल्ड रेनिएस्ट ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ ITCZ ओवर इट। हाँ जी बिल्कुल, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, बिल्कुल सही बात है। यहां पर बारिश क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे ITCZ के कारण होती है, ITCZ ऊपर की तरफ लो क्या करता है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और क्या हो जाए, प्रेशर, लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। फिर आपका ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट एक्सपीरियंस डिस्टिंक्टिव अल्टरनेटिव ऑफ वेट एंड ड्राई सीजंस कोज्ड चीफली बाय द सीजनल शिफ्ट इन लैटिट्यूड ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई एंड ITCZ। यहां पर दिया गया है दूसरा, हिंदी में भी देख ले, उसके सवाना जलवायु में आर्द्र और शुष्क मौसम में एक विभेदक परिवर्तन पाया जाता है, जिसका कारण क्या, विभेदक परिवर्तन जो है इसका कारण क्या हो जाता है, इसका कारण ITCZ है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। उसके बाद द ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल एज द consequence ऑफ नियर ITCZ। हाँ जी, तीनों ही स्टेटमेंट ITCZ के कारण करेक्ट है, तो आंसर जाएगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन इज या आर करेक्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कौन सी बातें करेक्ट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब है यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र, एक तो मैं ट्रॉपिकल क्षेत्र जिसने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, यहां से 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ 23.5 डिग्री, इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया। अब बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल, यहीं पर आएंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या कहा गया, द स्टॉर्म डेवलप्स ड्यूरिंग द समर एंड ऑटम, कहां, समर में और ऑटम में जो साइक्लोन बनते हैं इसके बारे में कहा गया है। ऑटम इन एवरी ट्रॉपिक ओशन एक्सेप्ट द साउथ अटलांटिक एंड ईस्टर्न। हाँ जी, साउथ अटलांटिक में भी नहीं बनते और ईस्ट साउथ पैसिफिक में भी नहीं बनते, क्योंकि यहां पर क्या होती है, यहां पर कोल्ड करंट बहती है। क्या बहती है, कोल्ड करंट बहती है, इसलिए यहां पर क्या नहीं बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हैं। ठीक है, पहली तो बात है, एक्सेप्ट कर लिया गया इसको। उसके बाद फिर दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन आर नोन, नहीं जी, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में और अटलांटिक ओशन में इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है, HURICANE। क्या कहा जाता है, इन्हें हरिकेन कहा जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, दूसरी स्टेटमेंट सरासर गलत है। और तीसरी क्या कही गई है, ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर्स इन द इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशन आर साइक्लोन। हाँ जी, इंडियन ओशन में और नीचे आपका यहां पर साउथ पैसिफिक ओशन में इन्हें क्या कहा जाता है, साइक्लोन के नाम से बिल्कुल जाना जाता है। तो आंसर जाएगा 1 and 3, कहां है, 1 and 3, सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लैंड बायोम्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके बारे में यहां पर बायोम्स की पहचान करनी है, किसके बारे में, यानी कि बायोम्स क्या होते हैं आपके, जहां पर आपके पेड़ पौधे जो है उनको बायोम्स कहा गया है। देयर क्लाइमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर दैट वेरी फ्रॉम कोल्ड टू मिल्ड। ठीक है, बिल्कुल क्या कहा गया, यहां पर रेनफॉल क्या होती है, हाई होती है, और टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है, और वेरी फ्रॉम कोल्ड टू मिल्ड, यानी कि यहां पर क्या होता है, यहां पर
वेरी करता है, चेंज करता है, सर्दियां भी आती है और साथ साथ में यहां पर गर्मियां भी आती है, ये बात कही गई है। ये किसके लिए, किससे संबंधित है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से या टेम्परेट फॉरेस्ट से। उसके बाद फिर दीज फॉरेस्ट कंटेन प्राइमरीली डेसिडुअस ट्री इंक्लूडिंग मैपल, ओक। देखिएगा जो यहां पर मैपल दिया गया है, पेड़ का नाम ओक दिया गया है, और उसके बाद हिकोरी एंड बीचवुड, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाए जाते हैं, टेम्परेट में पाए जाते हैं। कहां, टेम्परेट, और टेम्परेट में भी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तीसरा, उसके बाद रैकून्स, और उसके बाद ऑप्सम्स, बैट एंड स्क्वायरल आर फाउंड। हाँ जी, पेड़ों पर ये भी पाए जाते हैं। तो ये तीनों किसके लिए, तो ये जाएगा आंसर आपका टेम्परेट फॉरेस्ट से। क्या जाएगा आंसर, टेम्परेट फॉरेस्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लीव ऑफ मोस्ट प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट। यहां पर प्रेजेंट पूछा है, क्लोरोफिल होता है तो क्या करता है, एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट। हाँ जी बिल्कुल, रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और साथ में रिफ्लेक्ट करता है किसे, ग्रीन लाइट को। तो आंसर क्या जाएगा, ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन मोस्ट प्रोकैरियोट द क्रोमोसोम नंबर, यानी क्रोमोसोम नंबर पूछा है किसमें, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। तो प्रोकैरियोट्स में अगर देखा जाए, क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक क्रोमोसोम होता है। तो आंसर जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में दो होते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल डीएनए इज रेफर्ड टू एज नेक्ड बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद, यानी कि डीएनए जो बैक्टीरियल डीएनए है वहां पर क्या होता है, यहां पर पाया जाता है आपका प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। बी विल बी करेक्ट आंसर। नहीं पाया, सॉरी, नॉट एसोसिएटेड। अगर देखा जाए बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए यानी कि बात की गई है प्रोकैरियोट की, किसकी, प्रोकैरियोट की बात की गई है। और प्रोकैरियोट विदाउट प्रोटीन्स होते हैं, तो ये क्या होगा, विदाउट प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता, और आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, अच्छा एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है, कौन सी करती है यहां पर, तो यहां पर अगर देखा जाए लिम्फोसाइट सेल क्या है, एंटीबॉडीज हाँ जी करती है। ये क्या है आपका एक प्रकार की WBC है, और WBC भी कौन सी, व्हाइट ब्लड सेल्स है, और जिसमें क्या पाया जाता है यहां पर, ये आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, इम्यूनिटी। और इसमें भी दो टाइप पाए जाते हैं लिम्फोसाइट के, बी एंड टी। क्या क्या पाया जाता है, एक बी होता है, एक टी होता है। एरिथ्रोसाइट क्या होता है, एरिथ्रोसाइट आपका रेड ब्लड सेल्स होता है। उसके बाद एसिनोफिल भी एक टाइप का क्या होता है आपका, ये भी आपका WBC है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये एंटी एलर्जिक होता है। क्या होता है, एंटी एलर्जिक होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ये आपका ब्लड क्लोटिंग करता है। क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग। पूछा क्या गया, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, ये जाता है आपका लिम्फोसाइट सेल। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका सॉल्यूशन किसका, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साथ साथ में इकोनॉमी। बिल्कुल आपका 100% करेक्ट सॉल्यूशन। देख लीजिएगा आपने कितना करेक्ट किया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।